भारत के ब्रह्मोस ने जाकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को ही निशाना बना लिया, जिसके चलते आनन फानन में आसिम मुनीर ने अमेरिका से कहा कि अगर भारत नहीं रुका तो मैं परमाणु बम चला दूंगा। भारत को फ़ोन किया गया और अमेरिका के द्वारा कहा गया कि आपने परमाणु ठिकानों पर, हथियारों पर जहां रखे हैं वहां पर हमला कर दिया है। स्थितियां विकट हैं, यहां से आगे परमाणु हमले हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम चला दिए जाएंगे, कृपया करके रुक जाइए। जहां हर भारतवासी इस बात को लेकर चिंतित है कि भारत को सीज फायर अमेरिका के कहने पर क्यों कर दिया, इसको अमेरिका के कहने पर भारत को नहीं मानना था। तो मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका के कहने पर हमने नहीं माना है। कहानी ये भी थी कि हमने ही धमाके कर दिए थे। तो ट्रंप को टीआरपी गेम का खेल आता है, इसलिए वो जल्दी से आकर सारी चीज़ें बताकर अपना क्रेडिट ले गया और इसीलिए मीडिया के सामने ट्रंप भाई साहब आए। और आज भी ट्रंप पीएम मोदी के 8 बजे लाइव आने के पहले ही 7:30 बजे ही लाइव आ गए और मोदी जी अपनी बात रखने में आधा घंटे लेट हो गए और ट्रंप ने 7:30 बजे आकर वो बोल दिया कि हमने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रोक दिया है, अदरवाइज मिलियंस ऑफ द पीपल की जान चली जाती। जबकि किया धरा सारा भारत का है। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से धूल चटाई थी। अमेरिका बोल रहा है, लेकिन अमेरिका की वजह से नहीं, पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया था कि कृपया आप शांत हो जाइए, अदरवाइज दिक्कतें बढ़ जाएंगी। उसके बाद अमेरिका का कॉल आया कि आप शांत हो जाइए, भारत और पाकिस्तान की स्थितियां विकट होती जा रही हैं। और लेकिन इसी बीच ये जो आदमी है, इसको दरअसल क्रेडिट लेने का बहुत शौक है ना, तो वैसे ही आकर ये क्रेडिट ले गया और वहाँ पर अपने ट्वीट भी कर दिया कि हमने दोनों देशों के बीच शांति करा दिया है। जबकि भारतवासियों को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई। लेकिन ये आदमी अब दरअसल इस आदमी को कोई रोक तो सकता नहीं बोलने से। जो इसके मन में आता है बोलता है कि हमने इसके बीच शांति करा दी, हमने इन दो देशों के बीच शांति करा दी। अभी तो ये आज का बयान है कि इसने बोला कि हम भारत के साथ मैंने एक डील साइन की है और आगे भी डील साइन करूँगा। मतलब कि ये धमकी दे रहा है, ये धमकी दे रहे हैं या कुछ अच्छा इंटेंशन है इनका, मुझे नहीं पता। लेकिन ये अभी आप अचानक इनके पहले कुछ मामलों में देखिए, पहले कह रहे थे कि ये दोनों भारत और पाकिस्तान का इनका इंटरनल मामला है, लेकिन वहीं इनके विदेश मंत्री भी अभी एक्टिव हो गए और ये खुद भी एक्टिव हो गए और 7:30 बजे आकर बता भी गए कि हमने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दूर कर दिया है। वहीं इस ऑपरेशन सिंदूर में एक बात अच्छी सब निकल कर आई कि भारत जो है अब अपना स्टैंड लेगा और हर उस मुद्दे पर लेगा जो इसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इसने साफ तौर पर बता दिया है कि हम आतंकवाद के मामले में बिल्कुल भी अब बख्शेंगे नहीं। और रही बात पीओके की, तो पीओके के ऊपर तो आप लोगों ने, भारत की जनता ने इतना प्रेशर बना दिया और प्रधानमंत्री को बोलने पर मजबूर कर दिया कि पीओके लगे हाथ, पीओके को भी खाली करवा दो। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का भी अपने भाषण में जिक्र किया और वो बातें क्या थी, आइए देखते हैं। और आज की सेशन में उन्हीं सारी बातों पर विश्लेषण करेंगे जो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कही और पीओके के लिए उनका क्या स्टैंड है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो आधा घंटे राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, उसका सीधा सा सार ये था कि आतंकवादियों ने जो घटना हमारे देश में की, उसका हमने उन्हें जवाब दिया। नंबर 1, हमारे देश के अंदर अगर वो खून और पानी तो दोनों एक साथ नहीं बहा सकते। अगर आप खून बहाएंगे तो हम आपके देश को पानी नहीं देंगे, बिल्कुल साफ है। नंबर 2, दुनिया ने हमारे स्वदेशी हथियारों की ताकत देख ली। इसका सीधा सा तर्क यह था कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के नाकों चने चबवा दिए। दुनिया अब ब्रह्मोस को खरीदने के लिए भी अब आएगी। बढ़िया, सब हमने डेमो दे दिया है। वहीं इस बात को क्लियर कर दिया है कि भारत आतंक के खिलाफ आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर को ही अपनी फुल टाइम स्ट्रेटजी बनाएगा। मतलब कि अगर हमारे यहाँ किसी भी तरीके का आतंकी घटना को अंजाम आप देते हैं तो उसे हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अब हमें कोई न्यूक्लियर धमकी न दे। अब हम इन सारी चीज़ों से डरना बंद कर चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री की जो महत्वपूर्ण बातें थी, इन्होंने अपने आधा घंटे के संबोधन में कही।
समस्त भारतीय एक सवाल को ढूंढने के लिए इस सत्र में एकत्रित हुए थे, वो था कि प्रधानमंत्री पीओके पर अब क्या बोलने वाले हैं। क्योंकि आज से पहले आपके राष्ट्र के नाम संबोधन में हमने बहुत कुछ पाया था, और देश नोटबंदी को, आपके बयानों को याद करके रखता है। तो क्या पीओके पर कोई बयान देंगे, यही हम सोच रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने बयान दिया, और प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि अब पाकिस्तान पर बात केवल और केवल पीओके और आतंक पर होगी। आपसे चर्चा इस बात पर होगी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का क्या होगा। आप हमसे केवल इन विषयों पर ही चर्चा करेंगे और आपसे कोई बातचीत नहीं होगी। इसका मतलब कि भारत ने अपने एजेंडे में अब पीओके को भी डाल लिया है। इसी विषय को लेकर बात होगी। लेकिन ये सवाल कहीं न कहीं खड़ा रह गया कि इसका मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर में पीओके को लेकर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होनी है। क्या हम इस बात को मान लें? तो आंसर है जी हाँ। ऑपरेशन सिंदूर में जिसको सीज फायर तक पहुंचा दिया गया है, इसमें पीओके को लेकर कोई बयान नहीं है। तो क्या इस बात पर हमें निराश होना चाहिए? इसके लिए इस सेशन में थोड़ा सा आपको रुकना होगा। थोड़ी देर में वो सारे आपको जवाब मिल जाएंगे जो इस बात को कंप्लीट करते हैं, और आप कन्विंस भी हो जाएंगे कि भारत आफ्टर ऑल कूटनीति कहिए या रणनीति कहिए, किस नज़रिए से इसको देखता है। आइए प्रधानमंत्री जी के कुछ ऐसी बातों पर नजर डालते हैं जो प्रधानमंत्री के बयान को महत्वपूर्ण बनाते हैं। पहलगाम में हुई आतंकी घटना और भारतीय माता बहनों के सिंदूर उजड़ने से पहलगाम हमला जुड़ता है ऑपरेशन सिंदूर से। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि आतंकियों ने जो दुस्साहस किया, उनको उनके घर में जाकर हमने पनिश किया है। यही कारण था कि ऑपरेशन सिंदूर हमने नाम रखा। हमने बेहतरीन और उन्नत किस्म के हथियारों का उपयोग करते हुए पाकिस्तान को यह सबक सिखाया कि भारत में अगर इंटरफेयर आप करोगे तो उसके क्या परिणाम होंगे। भारत की तरफ से तमाम वो बातें प्रधानमंत्री की तरफ से बताई गई, और प्रधानमंत्री का आना भी जरूरी इसलिए हुआ क्योंकि उस तरफ से लगातार राष्ट्र के नाम संबोधन शहबाज शरीफ किए जा रहा था। ऐसे में शहबाज शरीफ के बयानों को प्रधानमंत्री को लगा कि हमें भी आना चाहिए, क्योंकि ये फेक लड़ाई लड़ ही रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो सब बिल्कुल हटके है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अपनी सारी बातें यहाँ रखी। राष्ट्र के नाम संबोधन में अपनी सारी बातें ब्रीफ से शुरू करते हुए कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक पहुँचे, क्या हमने किया। और साथ में प्रधानमंत्री जी ने ये भी बात उठाई कि अब दुनिया को ये पता चल गया है कि किस तरह से यूएन से डेजिग्नेटेड जो आतंकी हैं वो यहाँ की सरकारों के साथ हैं, यहाँ के सैन्य अधिकारियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का राग जो है वो सबके सामने एक्सपोज हो चुका है। खैर, हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी बातें कही, उन बातों को तो आपने अब तक सुन ही लिया होगा। अब मैं उससे आगे के विश्लेषण पे हूँ, और विश्लेषण इस बात का कि क्या भारत पीओके लेने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली सबने इनको बधाई दे ही दी। सवाल वहीं खड़ा होता है कि पीओके का क्या होगा, और पीओके इस बार क्यों नहीं? क्या हमें निराश होने की ज़रूरत है? तो साथियों, भारत ने जैसा स्पष्ट कहा कि हम पाकिस्तान से बात केवल और केवल पीओके के बारे में ही करेंगे, तो क्या हम ये मान लें कि पीओके के लिए बात होगी लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में तो नहीं होगी? चलिए हम एक बार के लिए बात मान ही लेते हैं, लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा तर्क जान लीजिए, और उस तर्क में फिर से मैं एक बार इंदिरा गांधी जी को आपके सामने लेकर आऊँगा। साथियों, वर्ष 1971 की बात है। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में, इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और आज से इसे रिलेट करिएगा, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट मचा हुआ था। कन्फ्लिक्ट ऐसा था कि पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के जो मुसलमान थे, उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमान इज्जत नहीं दिया करते थे। कहते थे कि तुम बंगाली मुसलमान हो, तुम असली नहीं हो, तुम कन्वर्टेड हो, असली तो हम हैं, बाबर और इन सारी चीज़ों के गजनवी की औलादें हैं, तो गजनवी की औलादें तो हम हैं, तुम तो केवल बदल गए हो, कन्वर्टेड हो। इस तरीके से उनको दोयम दर्जे का मुसलमान मानकर ट्रीट किया जाता था। इतना बुरा ट्रीट होता था कि पूर्वी पाकिस्तान से अगर कोई चुनाव भी जीतता था तो उसे संसद में प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। सेना के प्रमुख
पदों पर पश्चिमी पाकिस्तान का ही हक हुआ करता था। संसद के अंदर बटी हुई सीटों में पूर्वी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व लगभग इस तरीके से होता था कि जीतने के बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के फादर थे, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में एक जन चेतना फैलाई और कहा कि हम अगर मेजॉरिटी सीट में जीत जाएंगे तो पूरे पाकिस्तान की संसद पर हमारी सरकार होगी और हम मेजॉरिटी से शासन करेंगे। हुआ भी यही। शेख मुजीबुर रहमान ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को एक किया और अपनी पार्टी को चुनाव जिता दिया। आवामी लीग चुनाव जीतती है और पूर्वी पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान में बनने वाली होती है, लेकिन सेना जो कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों से बनी हुई थी, वो इस बात पर नाराज हो जाती है और वो दमन करना शुरू कर देती है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का, जो सरकार चलाना चाहते थे। इस बात से सेना खफा हो जाती है और पूर्वी पाकिस्तान के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में उनका दमन शुरू हो जाता है। दमन भी इस तरीके से कि सेना हर राजनीतिक कार्यकर्ता को देखते ही या तो मार देती या फिर उसके साथ अत्याचार करती। महिलाओं के साथ अत्याचार, बच्चों के साथ अत्याचार, पुरुषों को देखते ही गोली मार देना, लाखों की संख्या में लाखों की संख्या में हत्याएं होने लगी। क्योंकि सेना की असली पावर पश्चिमी पाकिस्तान के पास थी, पूरी पाकिस्तान से परेशान हुए लोग, इन्हें बांग्लादेश कहते हैं, वो बड़ी संख्या में भारत में एंट्री करने लगे। भारत इस बात से व्यथित था। इंदिरा जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी ने इस बात से परेशान होकर कहा कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से लोग भारत में एंट्री कर जाएंगे और उनकी परेशानी फिर हमारे देश के लोगों के लिए परेशानी बन जाएगी। पहले ही हमारे धर्म के नाम पर हम विभाजित हो चुके हैं, विभाजन हो गया है, अलग देश की मांग ये लोग कर लिए हैं। अब ये लोग हमारे देश में आकर फिर से घुस जाएंगे और हिंदू जहाँ रहते हैं उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे। इनके लिए यहाँ जगह नहीं है, इन्हें वापस भेजा जाना चाहिए और ऐसे में वहाँ शांति होना जरूरी है। इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया भर के नेताओं से संपर्क साधा कि देखो, ये दोनों हिस्से जो लड़ाई चल रही है, कृपया करके इन्हें रोकिए, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए अब अच्छी बात नहीं है। दुनिया के देशों ने हमसे कहा कि हम उनके इंटरनल मामले में कोई कुछ नहीं कहेंगे, उनका इंटरनल मामला है। तुम्हारे पास रिफ्यूजी आ रहे हैं तो तुम रोक लो, तुम ही अपनी तरफ से एक्शन ले लो। भारत लाख दुनिया को समझाने की कोशिश की, कुल मिलाकर के उनका आरोप बस यही आता रहा कि हम मुक्ति वाहिनी जो कि पूर्वी पाकिस्तान की सेना है, उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं, बांग्लादेश को हम मोटिवेट कर रहे हैं। पश्चिमी पाकिस्तान हमें दुश्मन मानता रहा और वो कहता रहा कि तुमने बांग्लादेशियों को भड़का कर रखा है, पूर्वी पाकिस्तान को भड़का कर रखा है, पूर्वी पाकिस्तानियों को भड़का कर रखा है। इसी चक्कर में वो लोग नया देश चाहते हैं, इस चक्कर में वो शासन चलाना चाहते हैं और उन्होंने हमसे दुश्मनी बना ली, लेकिन हमारी किसी ने एक नहीं सुनी। खैर, समय बीतता गया। इंदिरा गांधी जी ने इस बीच में सैम मानेकशॉ को बुलाया गया और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर के बहुत मायने हैं साथियों। एक अभी सैम बहादुर करके फिल्म आई, विकी कौशल उसके अंदर अभिनय कर रहे हैं। आप उस फिल्म को देखेंगे और यह दृश्य आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा, इस दृश्य के कि क्या मायने हैं, क्या ग्रेविटी है इस बात की, इस चित्र की। सैम मानेकशॉ इंदिरा जी के सामने बैठे हैं और सामने बैठ करके इंदिरा गांधी जी उनसे कहती हैं कि सैम, हमें बांग्लादेश को आज़ाद कराना चाहिए या पूरी पाकिस्तान को तोड़ देना चाहिए, हमें पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। सैम मानेकशॉ तुरंत मना कर देते हैं। आज की कहानी इसी इंसिडेंट से जुड़ी हुई है, जब इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि सैम, हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना है। मानेकशॉ मना कर देते हैं कि नहीं मैडम प्राइम मिनिस्टर। इस बात को सुनते ही इंदिरा गांधी जी एकदम परेशान हो गई कि सेना हमारे बात का आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही। यह न्यूज़ बनती है कि सैम मानेकशॉ, द जनरल हु टोल्ड इंदिरा इंडियन आर्मी वॉजंट रेडी फॉर वॉर, बोले मैडम, अभी मेरी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं है। यह बात सुनते ही एक पल के लिए आपको लगेगा कि सैम मानेकशॉ क्या कमज़ोर थे,
क्या वो डर गए थे? जवाब है जी नहीं। उन्होंने कहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, आपने अभी ये बात बोली है, मेरी सेना को पूरे देश से मूव होने के लिए, मुझे बांग्लादेश के बॉर्डर तक ले जाने के लिए, बारिश का जो मानसून काल है इसे काटने के लिए समय चाहिए। क्योंकि इस समय पश्चिमी बंगाल के जो बात पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा है, वहाँ पर इस तरीके से पानी भर जाता है कि मेरी सेना को वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, मैं नहीं पहुँचा पाऊँगा। मुझे अगर युद्ध लड़ना है तो मुझे युद्ध जीतने के लिए लड़ना है, केवल वार के लिए नहीं लड़ना है। ये बात बहुत फेमस लाइनों में से है कि जब अप्रैल 1971 में सैम मानेकशॉ ने मना कर दिया कि नहीं, युद्ध नहीं लड़ूंगा, इस और इसके पीछे उन्होंने कहा कि दैट इज जॉब वाज टू फाइट टू विन, ही आस्क्ड फ्यू मंथ टाइम। उन्होंने समय मांगा इंदिरा गांधी जी से कि मुझे युद्ध लड़ने के लिए कुछ समय चाहिए। आप कहेंगे क्या बकवास बातें कर रहे हैं। समझदार लोग इन बातों का मीनिंग समझ गए होंगे कि अब आपके साथ मैं क्या कहने जा रहा हूँ, क्या बातें करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा साथियों। जैसा कि आप सभी ने देखा कि पहलगाम हमले के अंदर जो मसला हुआ, पहलगाम में आतंकी हमला होता है, भारत सरकार 15 दिन तक हमले का कोई बदला नहीं लेती। हमारे देश के अंदर अपोजिशन के द्वारा, तमाम प्रकार के मीडिया हाउसेस के द्वारा, छोटे मोटे यूजर्स के द्वारा सरकार से सवाल पूछने लग जाते हैं कि पहलगाम हमले पर अब तक रिप्लाई क्यों नहीं दिया, क्या कर रहे हो? पुलवामा में तो बोले थे, एयर स्ट्राइक किए थे, वो चुनाव थे इसलिए तुम लोगों ने सब कर दिया, पहलगाम पर जवाब क्यों नहीं दिया? इसका मतलब ये था कि भारत सरकार को पहलगाम का जवाब देना ही था और उसके लिए समय नहीं लेना था। जितना लेट हो रहे थे, सरकार की साख पर प्रश्न उतना ही खड़े हो रहे थे। इसी वजह से भारत सरकार के प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री के माध्यम के बयान से लोगों को आश्वस्त कर रहे थे कि पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार हो रहा था और भारत ने बदला पाकिस्तान तैयार हो रहा था कि भारत बदला लेगा, भारत उस पर कार्रवाई करेगा। तो पॉइंट ये आता है कि हम पर घटना थोपी गई थी। पहलगाम के तुरंत बाद हमें रिप्लाई करने का समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। आतंकी हमले के बाद हमें जवाब देना ही था। सरकार पर इतना प्रेशर जनता ने क्रिएट कर दिया था कि इनका बदला लो। लेकिन जब जनता ने प्रेशर क्रिएट किया, उस समय पीओके का प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा रहा था, बस क्रिएट ये किया जा रहा था कि इन्हें दंड दो, पाकिस्तानियों को सबक सिखाओ। उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि भारत ने पहले ही 2 बार आतंकी हमलों में हमने सर्जिकल स्ट्राइक से उन्हें पनिशमेंट दिया था। भारतवासी ये मान रहे थे कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ बड़ा होगा, लेकिन पीओके हमारी कैलकुलेशन में नहीं था। ऐसे में भारत सरकार ने अपनी प्रिपरेशन बढ़िया से कर रही थी और सरकार भी ये मान गई थी इस बार एयर स्ट्राइक से ज़्यादा करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम छोटा मोटा किए तो हमारे देश के अंदर ही ऐसे राजनेता बहादुर हैं जो चुनाव में ही दिखते हैं और चुनाव हारने के बाद दिखाई नहीं देते, लेकिन वो प्रमाण मांगते जरूर दिख जाएंगे कि युद्ध का प्रमाण दो, आप मारे गए लोगों का प्रमाण दो। अभी भी कई बहादुर निकलेंगे जो कहेंगे कि 100 आतंकी मारे, बताओ कहाँ हैं। कल हुआ ऐसे ही, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तब उनसे पूछा गया कि कितने आतंकी मारे, तब हमारी वायुसेना की तरफ से बहुत ही शानदार जवाब आया, हम मारने का काम करते हैं, हम बैग नहीं काउंट करते हैं। बिल्कुल वही बात हमारे राजनेताओं पर लागू होती है। वो थोड़े दिनों में ही पूछेंगे कितने आतंकी मारे बताइए। तो मेरे साथियों, अब बस हमें देखना है और अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपकी सुबह आँख खुलेगी और आपको खबर मिलेगी कि हमारी सेना ने पीओके में तिरंगा लहरा दिया। जैसे सैम सर ने तब किया था, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ बिल्कुल प्लान्ड तरीके से हो रहा है और होगा, और हमें बिल्कुल वो अनएक्सपेक्टेड हो लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है, मैं आपको उसको ब्रीफ, बिल्कुल सरल शब्दों में, बिल्कुल सटीक शब्दों में, जो आपको समझ में आए वैसे आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा, आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ज़रूर लीजिएगा दोस्त।
मिलते हैं अगले वीडियो।